माय नेम इज डॉक्टर ऋषि आचार्य। हम लोग आपस में कई बार कैंपस में मिले हैं और मैं इस वक्त पीए इनामदार कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट डिजाइन एंड आर्ट, जो कैंपस का एक मीडिया और एनिमेशन कॉलेज है, वहाँ पे एज ए डीन मैं काम कर रहा हूँ और ज्वाइंट डायरेक्टर हूँ इस वक्त आईसीटी एकेडमी में। तो पहले तो आप सब लोगों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद और आप सब लोगों का खैर मकदम है इस मीटिंग में। और इस मीटिंग का जो दो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा आपको इस मीटिंग का एक फ्लो में बताना चाहूंगा। अभी इस वक्त आप सभी लोगों को हमने जूम पे इनवाइट किया है और चूंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग है, इसमें सराउंडिंग की जो आवाजें हैं वो अक्सर हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं बातचीत के दौरान, इसलिए हमने माइक्रोफोन को म्यूट किया हुआ है इस वक्त। तो बाकी आप में से किसी के जो सराउंडिंग की आवाजें हैं वो इस वक्त नहीं आएगी और मैं क्लियरली विदाउट किसी डिस्टरबेंस के अपना प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा। और उसके बाद में हम डिस्कशन के लिए इस फ्लोर को ओपन करेंगे और उसमें भी मेरा आप लोगों से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आपके मोबाइल में एक हैंड रेज फंक्शन है, उसके थ्रू आप अपना जो है बातचीत करने का प्रोसेस शुरू करें। तो सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी, इसलिए आप हैंड रेज करें और हम एक एक करके उन लोगों को लेते चलेंगे जो लोग अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं। और मैं काफी आप लोगों को एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि अगर इस वक्त आपके पास कोई पेपर और पेन अपने साथ में है तो वो जरूर लेके रखें ताकि इस मीटिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर सकें। तो सर हमारे साथ में हैं। सर, शुड वी स्टार्ट? आमीन, आपने माइक्रोफोन म्यूट किया हुआ है। यस, ओके, ठीक है। सो सर से हमें सिग्नल और परमिशन दोनों मिल गई है। अभी लेट अस स्टार्ट विद दिस। आप लोगों को मैं पहले ये बता दूं कि एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने इस वक्त बनाया है जिससे कि हमें इस पूरे डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो और उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो कुछ अभी हमने देखा और समझा उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आजम कैंपस ने क्या किया है और हम लोग साथ में मिलकर कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं और इमीडिएट स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि ये जो ओवरऑल डिजास्टर हमारे सामने है उसको हम कंट्रोल कर सकें। उसके ऊपर फिर इनामदार सर भी अपनी बात रखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आई विल शेयर दी प्रेजेंटेशन विद यू। आमीन, मुझे बताइए आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है? हेलो। यस यस। ओके, तो देखिए इस वक्त हम बात कर रहे हैं जिस एजेंडा पे वो है वर्चुअल एजुकेशन। आप लोगों को मीटिंग की इनवाइट में भी ये लिख के भेजा गया था कि वर्चुअल एजुकेशन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ आफ्टर कोविड। और इसको देखते हुए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी हमारे आसपास चल रही है उसको देख रहे हैं और एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में कुछ स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात करेंगे। तो प्रेजेंटेशन के दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ये है कि कोविड-19 का जो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे इम्पैक्ट हुआ है उसको एसेस करना और दूसरा कुछ इमीडिएट वेज ढूंढना जिससे कि ये जो एजुकेशन लॉस होता जा रहा है खासकर पुअर और नीडी स्टूडेंट्स का, उनको हम कैसे कंट्रोल करें, उसके क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो दो दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ में आज हम ये मीटिंग कर रहे हैं। तो आइए पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं कि अभी कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर किस तरह से है। तो मैं यहाँ पे आपको एक वर्ल्ड वाइड सर्वे एजेंसी है स्टेटिस्टिका, उसकी एक रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि कोविड-19 जो है उसने लगभग 1.5 बिलियन स्टूडेंट्स को पिछले 2 महीनों में, मतलब यहाँ पर आप जो डेटा देख रहे हैं वो 25 फरवरी से लेकर मार्च 23 के बीच का है। अब तो हम उसके बाद भी एक महीना और आगे बढ़ गए हैं। तो इसमें लगभग 1.5 बिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वर्ल्ड वाइड इसके कोविड-19 की वजह से उनका एजुकेशन इम्पैक्ट हुआ है। You should say 150 crore. Don't tell in billion. They don't understand. ओके सर, ओके। 200 crore. दूसरी जी
And 2 billion is 200 crore. Yes. Yes. दूसरा मैं आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की ये एक हेडिंग और आर्टिकल अभी जो पब्लिश हुआ था वो मैं दिखाना चाहता हूं, जिसमें वो हेडलाइन में बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, ये मई 2020 का पेपर कटिंग है, जिसमें वो कह रहे हैं कि दी कोविड चैलेंज टू इंडियन स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म और पेरिश। ये बहुत क्लियर कट वर्ड्स में ये बात को रख दिया गया है यहाँ पे कि इस वक्त हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमारे पास में कोई यू टर्न लेने का तरीका बाकी नहीं रह गया, या तो एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म होना पड़ेगा या उसको अपने एंड के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर कट यहाँ पे हमें पता चला। दूसरा, एजुकेशन मिनिस्टर ने दिल्ली में अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बहुत क्लियर कट वर्ड्स में इंडिकेशन दिए हैं कि स्कूल वो जिसमें कह रहे हैं कि स्कूल फ्रॉम डिकेड्स had a set pattern and standardized class timings and a way of functioning, but these needs to reimagine now due to the coronavirus outbreak। ये किसी एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से पहला बोल्ड स्टेटमेंट है। हालांकि सभी लोग आगे पीछे इस चीज को कह रहे हैं, लेकिन मिनिस्टर ने जब ये बात कही तो ये अपने आप में गवर्नमेंट का एक थॉट प्रोसेस का सिग्नल हमें मिलता है कि या तो ये एजुकेशन सिस्टम को हमें रीस्ट्रक्चर करने की, री इमेजिन करने की जरूरत है, या फिर जो पुराना स्टाइल हम अब तक चला रहे थे उसका एंड जो है वो इस 2020 में होने वाला है। सकाल टाइम्स महाराष्ट्र का एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, उसकी ये न्यूज है पिछले 2 दिन पहले की, जिसमें वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट द क्लासरूम will be functional but would need to practice the norms of social distancing. Thus, schools are likely to operate on this model where only 50% of the student will be present in the classroom on any given date, while the others to study from home. अब ये जो नंबर है 50%, ये भी कोई स्टैंडर्ड नंबर नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत से न्यूज़पेपर्स ने ये तक कहा है कि 70% से भी ज्यादा स्ट्रेंथ को वर्क फ्रॉम होम या स्टडी फ्रॉम होम करना पड़ेगा, ओनली 30% विल बी अलाउड। और ये देखने की बहुत बड़ी बात है कि ये कैसे इस टाइम टेबल को बनाया जाएगा, इस पूरे चैलेंज को, जिसमें सिर्फ 30% स्टूडेंट आ सकते हैं, बाकी के 70% के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है या उन्होंने नहीं सोचा है, तो हमें क्या प्लान करना है, ये इस डिस्कशन का हिस्सा है। फर्स्ट पोस्ट एक और बड़ा न्यूज़पेपर है जिसकी ये हेडलाइन है, जो ये कहती है कि पोस्ट कोविड-19 पब्लिक एजुकेशन सिस्टम मस्ट यूज टेक्नोलॉजी टू एंश्योर इक्वल एक्सेस टू लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। और ये रेड लाइन में वो बहुत क्लियरली एजुकेशन की रिपोर्ट बताई गई थी और उसमें ये बात कही गई थी कि जो वेल्थी रिच लोग हैं या जिनके पास में ऑलरेडी सारे साधन मौजूद हैं, जो हैव्स हैं, उनके पास में एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे मीन्स अभी भी अवेलेबल हैं। और अगर अगले 2 सालों तक भी स्कूल एजुकेशन जो है रिवाइव नहीं होता है तो भी उनके पास में अपने बच्चों को पढ़ाने सिखाने के लिए सारे लेटेस्ट गैजेट्स, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट की बेहतरीन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस के लिए है वो ये है कि हमारे पास में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें 95% बच्चे हैव नॉट्स के हैं और उन बच्चों के पास में कोई भी मीन अवेलेबल नहीं है। तो जैसा कि सर कई बार मीटिंग्स में कहते हैं कि जो लोगों के पास में मीन्स अवेलेबल नहीं है, सबसे ज्यादा चैलेंजेस भी उन्हीं को फेस करना है। और अगर उन्होंने उस चैलेंज को ओवरकम नहीं किया तो हमारे पास में, अब तो लॉकडाउन हो गया है तो जंगल में जाने का भी कोई तरीका नहीं रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। तो हर एक हाउस होल्ड अपने आप में एक आइसोलेटेड फॉरेस्ट बन के रह जाएगा, जहां ये बच्चे जो है मेन स्ट्रीम एजुकेशन से कम हजारों साल और पीछे चले जाएंगे अगर ये चैलेंजेस हमने ओवरकम नहीं किए तो। आगे मैं सारे कुछ न्यूज़पेपर्स के और सर्वे एजेंसीज के कॉमन कंक्लूजन आपको ब्रीफ में दे रहा हूं, जिसमें पहला कंक्लूजन निकलता है कि गवर्नमेंट विल सीरियसली थिंक ऑन ओपनिंग स्कूल्स फॉर प्राइमरी क्लासेस स्टूडेंट्स दिस ईयर। शायद ही ऐसा होगा कि गवर्नमेंट प्राइमरी क्लासेस को ओपन करेगी, अदरवाइज 1st to 5th तक की क्लासेस को जो है ऑनलाइन या वर्क स्टडी फ्रॉम होम मोड से चलाया जाएगा, ऐसा कुछ न्यूज़पेपर्स का कहना है। कुछ का कहना है 50 to 70% डाउन साइजिंग होगी स्टूडेंट स्ट्रेंथ में क्लास वाइज, जिसका रिजल्ट ये होगा कि या तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को ज्यादा क्लासरूम लगेंगे
डिफरेंट टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, शिफ्ट्स में स्कूल को चलाना पड़ेगा, जहां 2 शिफ्ट हो रही है वहां फिर तीसरी शिफ्ट या चौथी शिफ्ट ओपन करनी पड़ेगी, या स्टडी फ्रॉम होम का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगली इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आती कि नो स्टूडेंट गैदरिंग्स, इस साल किसी गैदरिंग को अलाउ नहीं किया जाएगा, टीम स्पोर्ट्स या कॉम्पिटिशंस को अलाउ नहीं किया जाएगा। न्यू मीन्स ऑफ स्टूडेंट टेस्ट ढूंढने पड़ेंगे, बिकॉज टेस्ट में या एग्जाम्स के बीच में भी गैदरिंग होती है, तो वो भी जो है ट्रेडिशनल तरीके से नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा स्कूल व्हीकल्स ज्यादा लगेंगे, अगर ये 30% स्ट्रेंथ को भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स में स्कूल में बुलाना हुआ तो उतने सारे व्हीकल्स हमको अरेंज करने पड़ेंगे। और मैनेजमेंट को एक बहुत बड़ा कंसीडरेशन करना पड़ सकता है कि जो स्कूल की हम लोग रेगुलर फीस लेते हैं वो स्कूल की रेगुलर फीस शायद अब नहीं ले पाएंगे या प्राइवेट स्कूल्स में, बिकॉज ओवरऑल इकोनॉमिकल रिसेशन है ये बहुत बड़ा। तो इस सीवियर इकोनॉमिक रिसेशन के अंदर सभी जगहों पे जो है फीस भरना भी पेरेंट्स के लिए चैलेंज होगा और उतनी फीस मांगना भी स्कूल के मैनेजमेंट के लिए एक चैलेंज होने वाला है। तो जब अब ये कॉमन कंक्लूजन और ये एक डरावनी तस्वीर हमारे सामने इस वक्त है, तो हमें एज अ लीडर्स एजुकेशन के ऊपर एक हमारा विजन इस समय तैयार होना चाहिए, क्योंकि जो विजन आप लोगों के होंगे एज अ लीडर वही विजन आप अपने टीचर्स तक और अल्टीमेटली स्टूडेंट्स या पेरेंट्स तक पहुंचा पाएंगे। इस बात के लिए अभी उसका जो इस प्रेजेंटेशन का दूसरा हिस्सा है कि ये जो चैलेंजेस आए हैं हमारे सामने उनको कैसे एड्रेस किया जाए। तो एक कॉमन सा सॉल्यूशन सबके सामने जो निकल के आ रहा है वो है ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हुआ जाए। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन इस वक्त किसी के दिमाग में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हैव्स हैं उनके पास में ऑनलाइन एजुकेशन के हजारों अलग अलग मीन्स अवेलेबल हैं, जो हैव नॉट्स हैं उसके पास एक भी ऐसा मीन नहीं है जिसको वो ऑनलाइन एजुकेशन के साथ कनेक्ट कर सके। तो हमें कोई बीच का रास्ता इस वक्त ढूंढना पड़ेगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा उसको। ये वर्चुअल एजुकेशन और प्री एंड पोस्ट कोविड की वी फोरम एक इंटरनेशनल फोरम है जिसकी रिपोर्ट है जो कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड जो है लगभग 350 बिलियन डॉलर, मतलब लगभग 3 अरब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये एक इंडस्ट्री बनने वाली है वर्चुअल एजुकेशन की, जिसमें जो भी कंपनीज जिन्होंने इस डिजास्टर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी देख ली है वो लोग लैंग्वेज एप्लीकेशंस के ऊपर, वर्चुअल ट्यूटोरियल के ऊपर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर काम शुरू कर चुके हैं। और ऑनलाइन लर्निंग सॉफ्टवेयर तेजी से इस वक्त मार्केट में जो है वो आ रहे हैं। और ऐसे लर्निंग प्लेटफॉर्म जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन 1 या 2 साल पहले शुरू कर दिया था वो लोग आज जो है पैसा अरबों में बना रहे हैं। तो इसका मैं एक आपको छोटा सा और एग्जांपल देना चाहूंगा। बायजूस करके एक एप्लीकेशन है जिसको हमने अक्सर देखा है, और वो एप्लीकेशन में के डाउनलोड में लगभग 200% का इंक्रीज हुआ है पिछले 2-3 महीनों में। और इतने ज्यादा डाउनलोड्स उसके हुए हैं कि नाउ बायजूस इज वर्ल्ड्स मोस्ट हाईली वैल्यूड एडटेक कंपनी। बेंगलोर बेस्ड ये कंपनी है और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ये स्टेटमेंट है कि बायजूस को इतने डाउनलोड्स मिलने के बाद में वर्ल्ड की सबसे बड़ी लर्निंग प्लेटफॉर्म अब बन चुकी है। उसी तरह यूनिवर्सिटीज की बात करें तो लगभग 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने अपने कोर्सेज ऑनलाइन कर दिए। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ध्यान में रख के कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देना चाहूंगा। एमईटी यूनिवर्सिटी आपको मालूम है पिछले कुछ सालों में एमईटी ने काफी एडवर्टाइजमेंट किया है, और एमईटी ने आज से 1 महीने पहले ही अपने सारे प्रोग्राम्स को जो है ऑनलाइन कर दिया है। यूनिवर्सिटी फुल्ली रेडी है अपने प्रोग्राम्स को ऑनलाइन ऑफर करने के लिए। किस किस प्रोग्राम को किया है ये राइट साइड में आप देख सकते हैं। 6 बैचलर प्रोग्राम मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज ऑनलाइन हो चुकी है, 4 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज ऑनलाइन है, और 12 पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी इस वक्त जो है वो ऑनलाइन है। उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई ने 83 कोर्सेज ऑनलाइन कर दिए हैं। उसके अलावा आप देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर 163 कोर्सेज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स उन्होंने ऑनलाइन कर दिए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर 73 कोर्सेज उन्होंने ऑनलाइन किए हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस 23 कोर्सेज ऑनलाइन है। और मैं एक बेसिक का डेटा निकाल रहा था कि कौन कौन से स्ट्रीम के कोर्सेज ऑनलाइन हुए, तो आपको जान के हैरानी होगी कि कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, ह्यूमैनिटीज, डेटा साइंस, पर्सनल डेवलपमेंट, आर्ट, म्यूजिक, थिएटर, डिजाइन, क्रिएटिविटी और उसके अलावा हेल्थ, हाइजीन, लगभग सभी सेक्टर में जो एजुकेशनल एजेंसीज हैं जिन्होंने इस डिजास्टर को और इस कठिन समय को समझ लिया है
उन्होंने इमीडिएट स्टेप्स लेना चालू किए हैं और वॉर फ्रंट के ऊपर सारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं अपने कोर्सेज को ऑनलाइन लाने के लिए, अपने एजुकेशन सिस्टम को न्यू शिफ्ट देने के लिए, जिसको नाम दिया गया है इंडस्ट्री में, अब इसको नाम दिया गया है एजुकेशन 4.0। तो अभी तक हम लोग एजुकेशन 2 पे भी नहीं थे, जो ट्रेडिशनल लर्निंग की बात है, क्योंकि 3 जो बीच में फेज आया था वो ई लर्निंग का फेज था, और 4 ये जो फेज है ये वर्चुअल लर्निंग का फेज है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक कंपैरिजन बताता हूं। उसके पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इस मामले में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी पीछे नहीं है। गवर्नमेंट ने इंडिया का सबसे बड़ा पोर्टल, जिसको उन्होंने नाम दिया है स्वयं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मूक प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज डाले गए, मूक का मतलब, और एआईसीटी से लेकर इग्नू, यूजीसी, एनसीईआरटी, सभी एजेंसीज को ये रिक्वेस्ट की गई है कि उनके जो भी लर्निंग रिसोर्सेस वो इंडिविजुअली उन्होंने कलेक्ट किए थे, नाउ इट इज अ टाइम टू ब्रिंग इट ऑन वन सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, और इसका एक एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। और यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे उन्होंने येलो स्क्वायर में दिया हुआ है कि लेट कोविड-19 not stop your learning, continue with swayam. So this means government is also planning कि जितना भी वर्चुअल लर्निंग का यूज किया जा सकता है इस समय में और आगे के समय के लिए, उतना हमें करना होगा। अब मैं आपको जो 2.0 एजुकेशन की बात कर रहा था, वो मैं बात कर रहा था ट्रेडिशनल एजुकेशन की। उसके बाद एक रिवॉल्यूशन आया जिसमें कुछ चीजें ई लर्निंग पे शुरू हुई, और उसके बाद ये फेज है जिसमें वर्चुअल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं, ये एक चार्ट आप लोगों के लिए है। ट्रेडिशनल एजुकेशन जो हम पढ़ा रहे थे इस वक्त, वो सबसे पहला उसका जो पहले प्लस पॉइंट कह लें और अब हमारे लिए ड्रॉबैक है कि वो लोकेशन डिपेंडेंट एजुकेशन सॉल्यूशन है। इसमें टीचर को भी एक डिजायर्ड लोकेशन पे आना पड़ता है, स्टूडेंट को भी आना पड़ता है, और ये पोस्ट कोविड सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज होने वाला है। उसके बाद टाइम टेबल डिपेंडेंसी उसमें सबसे ज्यादा होती है। ई रिसोर्सेस का क्रिएशन बिल्कुल नील के बराबर होता है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड और चौक से अभी भी पढ़ाया जा रहा था, इंटरैक्टिव नहीं होता है, वो टीचर ओरिएंटेड बेसिकली वो जो होता है। ट्रेवल अपने आप में उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था। गैजेट्स आईटी के लिमिटेड यूज करते थे, और ऑपरेशनल कॉस्ट उसकी अपने आप में ह्यूमंगस थी, क्योंकि एक प्रॉपर स्कूल बनाना पड़ता है, उसके अंदर सारे रिसोर्सेज लाने पड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को अरेंज करना पड़ता है। तो अपने आप में ट्रेडिशनल एजुकेशन की बहुत सारी लिमिटेशंस थी। उसके बाद में ई लर्निंग आई, जिसमें कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज को बच्चों को देने के बारे में बात की गई। बहुत सी कंपनीज ने रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल्स बनाए। ई लर्निंग कंपनीज भी आप लोगों के पास में अलग अलग सॉफ्टवेयर लेके आती रही हैं पिछले दिनों में। तो ये सारा ई लर्निंग के तहत आया। लेकिन अब जो एजुकेशन की बात कही जा रही है, क्योंकि ई लर्निंग और ट्रेडिशनल लर्निंग कहीं ना कहीं ब्लेंडेड थी, लेकिन इस वक्त ये ब्लेंडेड लर्निंग भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो है लगभग बंद सा हो गया इस वक्त। तो ऐसे में वर्चुअल एजुकेशन मतलब टीचर और स्टूडेंट वर्चुअल इन्वायरमेंट में अब कहीं ना कहीं मौजूद होने चाहिए, और वहां से उनका इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ये अपने आप में अब एजुकेशन 4.0 का कंसर्न है, और इसी को हमें आगे समझना है। तो वर्चुअल एजुकेशन को ऐसा समझते हैं कि उसकी डेफिनेशन एकदम सिंपल है। फिजिकल क्लासरूम के जितने भी फंक्शंस होते थे, वो सारे फंक्शंस जब वर्चुअल क्लासरूम में होने लगे हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट में होने लगे हैं, तो वो वर्चुअल एजुकेशन कहलाएगा। उसके अंदर स्टूडेंट का ज्वाइनिंग, टीचर का उसके अंदर क्लास को कंडक्ट करना, फिर उसके बाद में नोट्स प्रिपेयर करना, रेफरेंसेस, डाउट सॉल्विंग, डिस्कशन, अटेंडेंस मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, यूनिट टेस्ट, एग्जामिनेशन, ये सारे कुछ जो ट्रेडिशनल स्कूल के फंक्शन थे, वो सभी के सभी अभी वर्चुअल एजुकेशन के फंक्शंस बनने जा रहे हैं, और बनना होगा उनको। उसके बाद कॉमन फीचर्स की अगर बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल व्हाइट बोर्ड, इंस्टेंट मैसेजिंग, पार्टिसिपेशन कंट्रोल, ये सारी चीजें एक वर्चुअल एजुकेशन का हिस्सा है, और इसको लाए बिना वो वर्चुअल एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। इसको मैं छोड़ता हूं। अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है सेंट्रलाइज्ड वर्चुअल एजुकेशन, और दूसरा एग्जांपल है डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल एजुकेशन। तो सेंट्रलाइज्ड वर्चुअल एजुकेशन में क्या होता था कि टीचर को किसी एक क्रिएटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट में आना पड़ता था, और बच्चों को भी उस लोकेशन पे नहीं, लेकिन उस लोकेशन से कुछ दूरी पे दूसरे क्लासरूम के अंदर, जहां पे वो वर्चुअल लेक्चर्स को रिसीव करने के अरेंजमेंट हो, वहां पे उनको रहना पड़ता था। इस तरह के सिस्टम को हमने पिछले 4-5 साल में यूज किया सक्सेसफुली लखनऊ में, और यहां से पूना से लगभग लखनऊ जो है 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो इतने बड़े डिस्टेंस को हमने जो है रेगुलर बेसिस पे पिछले 5 सालों में उस गैप को हमने ब्रिज किया,
और इस तरीके से सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट में वर्चुअल एजुकेशन बच्चों को दिया गया। बीएससी के बच्चे थे ये, और लगभग 300 बच्चे भी इस वर्चुअल एजुकेशन से पढ़ के बाहर निकल चुके हैं। तो ये तो एक आजम कैंपस ने कोविड को देखते हुए नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक सर की फ्यूचरिस्टिक विजन थी, उसको देखते हुए किया था, और आज वो सिस्टम जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे काम आ रहा है। उसके अलावा जो दूसरा इन्वायरमेंट है वो डिसेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट होता है। डिसेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट जो आज हम आजम कैंपस में यूज कर रहे हैं, जहां पे टीचर को किसी सेंट्रलाइज्ड वर्चुअल क्लास में आने की जरूरत नहीं है और बच्चों को भी किसी वर्चुअल क्लास में आने की जरूरत नहीं है। अब टीचर अपनी लोकेशन पे यानी अपने घर से एजुकेशन दे सकता है बच्चों को, और सारे बच्चे अपने अपने घरों से इसको अटेंड कर सकते हैं, इसलिए डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है। अब इसमें क्या जरूरत जो होती है बेसिकली टीचर के एंड पे, एक अच्छा उसको वेब कैमरा चाहिए होता है, उसको एक हेडफोन चाहिए होता है, जिस जो अभी आपने लगाए हुए हैं लगभग वो हेडफोन भी चलेंगे, कंप्यूटर या लैपटॉप उसको चाहिए, या अगर बिल्कुल ही पोजीशन इस वक्त ऐसी है कि कहीं कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल के जरिए भी अभी टीचर जो है वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। इंटरनेट स्पीड उसको लगभग 1.5 MBPS के आसपास की चाहिए, ताकि टीचर की जो बातचीत है वो क्लियरली बच्चों तक जा सके। उसके अलावा ई कंटेंट इस वक्त बहुत जरूरी कंपोनेंट है, क्योंकि जो भी टीचर पढ़ाएगी अगर वो विजुअल कंपोनेंट हुआ तो बच्चे घर से उसको ज्यादा आसानी से पढ़ सकेंगे और अपना अटेंशन रख सकेंगे। खाली बातचीत के ऊपर अटेंशन रखना जो है वो मुश्किल हो जाता है। आमीन ये कह रहा है कि मीटिंग जो है वो 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या उसको रीजॉइन करना पड़ेगा? देखते हैं, मेरे को नोटिफिकेशन आया है, इसलिए लेट अस कंटिन्यू। अगर ये डिसकंटिन्यू होता है तो एक नई मीटिंग आईडी का हम वेट करेंगे और फिर उसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट के एंड पे घर से बैठ के लेक्चर लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। एक अच्छा हेडफोन चाहिए जिसमें माइक भी हो, उसके अलावा एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन। स्कूल के स्टूडेंट के लिए इस वक्त स्मार्टफोन भी चल जाएगा। इंटरनेट स्पीड उसमें कम से कम एक 512 kbps की होनी चाहिए। वीसी एप्लीकेशन, जैसे इस वक्त हम जूम से बात कर रहे हैं, इस तरह की कोई ना कोई वीसी एप्लीकेशन हमें रिक्वायर्ड होगी। और एक सेकंड जरा मैं देख लेता हूं, आई थिंक मीटिंग कैन बी एक्सटेंडेड। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो पावर बैकअप और इंटरनेट का बैकअप इस वक्त जरूरी है। कई जगहों पे अगर लाइट चली जाती है और मोबाइल फोन चार्ज नहीं है, ऐसे समय में कहीं ना कहीं आपके पास पावर बैंक होनी चाहिए। और इंटरनेट का बैकअप इसलिए जरूरी है कि एक इंटरनेट में कभी अभी डाउन हो गया इंटरनेट मोबाइल सिग्नल की वजह से, तो अगर 2 सिम होगी 2 अलग अलग वेंडर्स की, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट की स्टेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है। अब ये कंपैरिजन में कर रहा हूं, लेकिन कंपैरिजन हमें अभी अपने आप पता लग गया कि वर्चुअल एजुकेशन के दोनों मॉडल में इस वक्त जो डिसेंट्रलाइज मॉडल है, इंडिपेंडेंट मॉडल, वो इस वक्त हमें सबसे ज्यादा काम आ रहा है और उसी के ऊपर अभी हमें फोकस करना पड़ेगा। आगे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दूं, क्योंकि मोबाइल में हमारे पास एमबीपीएस या केबीपीएस स्पीड नहीं होती, वहां 2G 3G या 4G स्पीड होती है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि एवरेज स्पीड इंडिया में 2G स्पेक्ट्रम की है 56 kbps। तो 2G मोबाइल के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये ऑनलाइन क्लासेस चलाना जरा मुश्किल होगा। 3G या 4G, 3G है 3 MBPS के आसपास और 4G लगभग 4 से 6 MBPS तक इंडिया में दे देता है। हालांकि 4G स्पेक्ट्रम डिजाइन किया गया है लगभग 40 to 50 MBPS तक आपको स्पीड देने के लिए, लेकिन क्योंकि इंडिया में टावर्स का अपना एक इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेदर के इश्यूज हैं, तो उसको देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि 4 से 6 MBPS का स्पीड मिल जाएगा अगर हमारे पास 4G सिम होगी। और 3G या 4G सिम जो है लगभग इंडिया में हर एक रूरल एरियाज तक अब पहुंच चुकी है, नेटवर्क 3G पहुंच चुका है। इसलिए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एटलीस्ट हमारे स्टूडेंट्स और टीचर के पास में ये नेटवर्क अवेलेबल हो मोबाइल में। अब मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूं। अगर हम ये सोच रहे हैं इस वक्त कि मोबाइल कितने लोगों के पास अवेलेबल है, तो हमारे इस थॉट को चैलेंज करने के लिए यहाँ एक स्टैटिस्टिक्स है जो कह रही है कि लगभग 574 मिलियन यूजर, मतलब ये लगभग हो सकते हैं कुछ 57 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इतने लोगों के पास में ऑलरेडी इंडिया में मोबाइल हैं और लगभग 639 मिलियन यूजर जो हैं 2020 में
टच करने की वो बात कर रहे हैं, और 45% ग्रोथ हुई है रूरल इंडिया के अंदर मोबाइल एजुकेशन, मोबाइल यूज करने की। अब कंटेंट की अगर हम बात करें तो इस वक्त जिस तरीके का कंटेंट एक टीचर के पास या स्कूल के पास अवेलेबल होना चाहिए, उसकी एक छोटी सी लिस्ट है, जिसमें आपके पास ई बुक्स होनी चाहिए, वीडियो रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल होने चाहिए, कुछ वर्कशॉप्स करने के लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए, असाइनमेंट बच्चों को देने के लिए आपके पास होना चाहिए, और थर्ड पार्टी रिसोर्सेज जिसको हम कहते हैं, खान एकेडमी हो गया या यूट्यूब के एजुकेशनल वीडियोस हो गए, इस तरीके के वीडियोस के एक डिफरेंट आपको एक रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, या उन एप्लीकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों को सर्कुलेट करना पड़ेगी। अब पढ़ाने का जो तरीका होगा उसका एक थोड़ा सा प्रोटोटाइप मैंने बनाया, वो मैं आपको बता देता हूं। इस वक्त स्कूल को क्लास वाइज अपने सब्जेक्ट्स को लेना होगा। हर एक क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर इंडिविजुअल ई कंटेंट बनाना पड़ेगा। और अगर सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल ई कंटेंट की बात करें तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं। उस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस, उसका लेसन प्लान, क्वेश्चन पेपर, एक्स्ट्रा लर्निंग मटेरियल, उसके अलावा यूनिवर्सिटी या बोर्ड की जो ई बुक्स होती है क्लास की या सब्जेक्ट की, वो ई बुक्स होनी चाहिए। उन सब्जेक्ट्स के पे बेस्ड पीपीटीज होने चाहिए, लेक्चर रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए, वीडियो ट्यूटोरियल्स होने चाहिए, असाइनमेंट और टेस्ट एग्जामिनेशन। ये एक मोटा मोटा रिक्वायरमेंट है अगर हमको फुल फ्लेजेड डिजिटल क्लासरूम बनाना है अपने स्कूल का तो। लेकिन अगर ये नहीं है तो क्या तब तक रुकना है? मुझे लगता है ये करने की जरूरत नहीं है। अभी जो एक कंपोनेंट जो आप सबसे इंपॉर्टेंट यूज कर सकते हैं वो है, सारे बोर्ड्स ने अपनी स्कूल की बुक्स जो हैं वो ऑनलाइन कर दी है। स्कूल और क्लासेस की बुक बाल भारती के ऊपर और एनसीईआरटी के ऊपर और सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको इमीडिएट डाउनलोड किया जा सकता है। बाल भारती का अपना एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड किया जा सकता है। और उसके साथ में वर्चुअल एजुकेशन जो मोबाइल से पढ़ाने की शुरुआत है, वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में आपस में तुरंत की जा सकती है, और उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। तो आजम कैंपस इस वक्त क्या कर रहा है मैं आपको बता दूं, ये लास्ट स्लाइड है जिसमें हम लोग ऑनलाइन टीचिंग जो है वो कर रहे हैं। अप्रैल 2020 से सारे स्कूल्स की ऑनलाइन टीचिंग हमने शुरू कर दी थी। लगभग 220 से ज्यादा स्कूल टीचर्स अभी 3 से 4 घंटे रेगुलर ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और करीबन 6000 स्कूल स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले रहे हैं ओवरऑल। होमवर्क और असाइनमेंट भी जो है वो लाइव अभी दिए जा रहे हैं। 100% प्रोफेशनल कॉलेजेस की अगर बात करें तो पूरे के पूरे प्रोफेशनल कॉलेजेस ऑनलाइन है। उन्होंने अब पिछले 2 महीनों में अप्रैल और मई में अपने सब्जेक्ट्स खत्म कर दिए हैं, रिविजन्स ऑनलाइन खत्म किए जा चुके हैं। और अब आजम कैंपस जिस एजेंडा पे है, जिसको सर ने टाइमलाइन दी है 1 जून की, उसमें पूरा कैंपस जो है ई रिसोर्सेज और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की तरफ मास लेवल पे जा रहा है। और ये एक वॉर फ्रंट पे ये काम किया जा रहा है कि जितना भी ई कंटेंट हम ज्यादा से ज्यादा इस वक्त बना सकें और अगले कुछ दिनों के लिए रेडी कर सकें, वो रेडी किया जाए। सो दिस इज द ओवरऑल position of corona and post covid activities which are essential for all the educational institution. With this I would like to end my presentation and I will request Dr. Inamdar sir to take it over from here. Thank you. सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज की मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि हमने जब आज से 15 साल पहले आने वाले दिनों में किस तरीके का लिखना पढ़ाना होगा की जब बात करनी शुरू की, हमको जो भी एक्सपीरियंस आया आप लोगों से हमने शेयर किया। और मुझे इस बात का एहसास है कि जितने सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी का कम समझता है, मेरे को भी टेक्नोलॉजी का ज्यादा नहीं समझता है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था। इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी से जुड़कर तालीम किस तरीके से देना लेना, ये चीजें पहुंचाने के लिए अलग अलग सेंटर हमने खोले, और आप उस सेंटर के मेंबर हैं। और अपने अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने अपने स्कूल में, हाई स्कूल में आप लोगों ने जो कुछ भी अरेंजमेंट करनी थी हमारे जरिए, आपके जरिए उसको करके
दूसरों के बराबर नहीं तो नहीं, दूसरों से बहुत पीछे नहीं रहे हैं। अब इतनी जल्दी यानी 10-15 साल के चेंज पाने में, पहला जो चेंज था ब्लैक बोर्ड चौक का, वो 5000 साल पुराना था और हमने चेंज एक्सेप्ट कर लिया 10-15 साल पहले। लेकिन अभी अजीब सिचुएशन हो गई है कि 5-10 साल पहले ही और एक नया बड़ा चेंज आ गया है, और उस चीज को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और उस चीज को समझने के लिए पहले सीनियर लोग अपने बच्चों को तैयार करें, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बच्चों को, ताकि उसका इम्पोर्टेंस हमको समझने के बावजूद अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए क्या क्या करना है और किस तरीके से हम कर सकते हैं, इस चीज को अपने जो लड़के हैं या पोते नवासे हैं वो अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि हर एक को अपने साथ में नॉलेजेबल नई टेक्नोलॉजी से जुड़कर आने वाले दिनों में अगर तालीम देनी है तो उसके लिए साथ में किसी न किसी को रखना पड़ेगा। टीचरों को हमने जो कुछ भी ट्रेनिंग दिया है अभी उसमें और बहुत बड़े पैमाने पे इम्प्रूव करना पड़ेगा, ये दूसरी चीज है।